नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, इससे पिछली क्लास के अंदर हमने अधिगम के सिद्धांत हमने शुरू किए थे। अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने अधिगम के सिद्धांतों में हमने थानडॉय का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में फर्क क्या होता है। हमारे अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहले व्यवहारवादी थे जिन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की और व्यवहारवाद के अंदर अनेकों प्रकार के सिद्धांत दिए। उसके बाद में एक संप्रदाय आया जिस संप्रदाय का नाम था गेस्टाल्टवाद, या उसे हम कहते थे संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानवादी। हम सबसे पहले व्यवहारवादियों के सिद्धांतों की हमने शुरुआत की थी और हमने उसमें जो पहला जो सिद्धांत होता है व्यवहारवाद के अंदर, जिसने व्यवहारवादी सिद्धांतों में सबसे पहले व्यवहारवाद की शुरुआत की वो थार्नडाइक था। थार्नडाइक ने सबसे पहले व्यवहारवाद के ऊपर सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत के अंदर थार्नडाइक ने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके ये बताया कि एक प्राणी जो है वो अधिगम किस प्रकार से करता है, उसका अनुबंधन किस प्रक्रिया के दौरान होता है। दो वस्तुओं, उसने दो चीजों को महत्व दिया। पहली चीज अनुक्रिया और दूसरी चीज उसने उद्दीपक को महत्व दिया। उसने समझाया कि अनुक्रिया क्या चीज है और उद्दीपक क्या है। जब हमें किसी उद्दीपक की आवश्यकता महसूस होती है तो उस उद्दीपक के लिए जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, हमारी अनुक्रिया कहलाती है। और उद्दीपक को हम आम भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, लक्ष्य कहते हैं। जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। उसी को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है। और उद्दीपक को हम स्टिमुलस कहते हैं या फिर अनुक्रिया को हम रेस्पॉन्स कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, आपका कोई आवश्यकता है आपकी, यानी कि आपको अगर भूख लगी है तो आपकी आवश्यकता क्या है, भोजन। तो भोजन के लिए या अपनी भूख को शांत करने के लिए आप क्या करोगे, क्रिया करोगे, अनुक्रिया करोगे। मैंने आपको पहले ही सिद्धांत के अंदर मैंने आपको ये बताई थी कि अनुक्रिया और स्टिमुलस ये दो चीजें ऐसी है जो आपके व्यवहारवादियों के सिद्धांत में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अनुक्रिया क्या चीज होती है और उद्दीपक क्या चीज होती है। तो इन चीजों को आपने क्लियर किया फर्स्ट क्लास के अंदर। और आज हम उससे आगे सिद्धांत के अंदर पढ़ते हुए हम सबसे पहले जिस सिद्धांत की हम बात करेंगे वो सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत या सीएल हल का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। जैविक आवश्यकता का सिद्धांत हम बोलते हैं, आवश्यकता हरासन का सिद्धांत हम उसे बोलते हैं। देखिए, इन सिद्धांतों के अंदर दो चीजें आती है। एक चीज आती है अनुबंधन, इनके अंदर अनुबंधन। अब बात आती है कि अनुबंधन को लेकर कौन आया था सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले दो हमारे आज हम दो सिद्धांतों की बात करेंगे। एक सिद्धांत है हमारा पुनर्बलन का जो सीएल हल का सिद्धांत है, और एक जो हमारा सिद्धांत है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो ईपी पावलोव का है। अब देखिए, ये दोनों ही सिद्धांत क्या है, अनुबंध पर आधारित सिद्धांत है। एक में पुनर्बलन है परंतु एक में तुरंत अनुबंधन है। तो अनुबंधन के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि अनुबंधन का जनक कौन है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अनुबंधन को लेकर कौन है या अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अनुबंधन का जो जनक है वो हम ईपी पावलोव को कहते हैं। इवान पी पावलोव को हम कहते हैं। ईपी पावलोव जो था उसने अनुबंधन के ऊपर अपना एक सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक लिखी, इसलिए इसे अनुबंधन का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। इसे अनुबंधन का जनक। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि व्यवहारवादियों में अनुबंधन का जनक कौन है, तो बॉन्डिंग का जो जन्म है या अनुबंधन को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कह सकते हैं बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड। तो इस अनुबंधन का जो जनक कहलाता है वो ईपी पावलोव कहलाता है दोस्तों, ईपी पावलोव कहलाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो आज हमारा जो सिद्धांत रहने वाला है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत के अंदर हम सबसे पहले देखिए, आज के जो हमारा सिद्धांत है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या हम इसे कह सकते हैं सबलन, सबलन, या हम इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रबलन का सिद्धांत। तीन नाम है इस सिद्धांत के, प्रबलन का सिद्धांत, ये तीन नाम है इस सिद्धांत के अंदर। इस पुनर्बलन के सिद्धांत को ही हम क्या कह सकते हैं, सबलन कह सकते हैं और प्रबलन कह सकते हैं। अब बात आती है कि इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी है दोस्तों। देखिए,
इस सिद्धांत के उपनामों के अंदर हम बात करें तो इसे सबसे पहले आवश्यकता हराशन का सिद्धांत कहा जाता है। आवश्यकता हराशन का मतलब क्या होता है? कमी का सिद्धांत हम कह सकते हैं। ठीक है। एक इसका दूसरा नाम है जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं इसके उपनाम के अंदर? चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत। और दोस्तों इसे हम क्या कह सकते हैं? परिकल्पित निगमन। क्या कह सकते हैं? परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। ठीक है। परिकल्पित निगमन के बाद हम इसे और क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष या आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। क्या कहते हैं इस सिद्धांत के अंदर? और क्या कह सकते हैं हम? निष्कर्ष या आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के ये तो उपनाम है और इस सिद्धांत को देने वाले जो व्यक्ति थे, देखिए इस सिद्धांत को जो लेकर आया था उसका नाम क्या था? C.L. हल, क्लार्क एल हल। ठीक है। क्लार्क एल हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यवहारवादियों के अंदर इस सिद्धांत को लेकर आने वाला कौन था? पुनर्बलन का सिद्धांत। तो वो था C.L. हल, या जिसे हम बोलते हैं क्लार्क एल हल। अब इस क्लार्क एल हल ने पुनर्बलन, सबलन और प्रबलन का सिद्धांत देते हुए अपनी एक थ्योरी दी थी। अब उस थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसने अपने इस सिद्धांत के अंदर इस पुनर्बलन और सबलन और प्रबलन और आवश्यकता को किस प्रकार से समझाया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अब इस सिद्धांत की थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि सिद्धांत की थ्योरी हमें क्या समझाती है। देखिए इस सिद्धांत की थ्योरी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो C.L. हल ने बताई थी वो क्या थी? क्या थी? आवश्यकता की कमी। देखिए आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी। क्लार्क एल हल ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस सिद्धांत के अंदर कही थी वो कही थी कि आवश्यकता की कमी के कारण व्यक्ति क्या करता है? क्रिया। हर प्राणी यानी कि इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणी के अंदर क्या होती है? आवश्यकता की कमी होती है। हर प्राणी के अंदर क्या होती है? आवश्यकता की कमी होती है, या हर प्राणी के अंदर आवश्यकताएं जन्म लेती है। आवश्यकता ही हमें क्या करवाती है? हमें वो क्रिया करवाती है। इसका कहने का मतलब क्या था कि हर प्राणी या संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर क्या होती है? आवश्यकता की कमी होती है। और जब आवश्यकता की कमी होती है तो व्यक्ति क्या करता है? क्रिया करता है। आवश्यकता की कमी होने पर व्यक्ति क्या करता है? क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगी है, किसी व्यक्ति को क्या लगी है? भूख लगी है। तो अब इसकी आवश्यकता क्या होगी? भोजन। तो ये भोजन को पाने के लिए क्या करेगा? क्रिया करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या लगती है? प्यास लगती है। तो अब इस प्यास लगने पर इसकी आवश्यकता क्या होगी? पानी। तो दोस्तों ये पानी को पाने के लिए क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जब कोई आवश्यकता में अगर कोई कमी होती है तो व्यक्ति क्या करेगा? उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा या क्रिया करेगा। तो देखिए इस चीज को समझने से पहले कि एक व्यक्ति ये है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति को क्या लगी है? भूख। और यहाँ क्या है? भोजन। इस व्यक्ति को क्या लगी है? भूख लगी है। C.L. हल के सिद्धांत की थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए कि आवश्यकता की कमी किस प्रकार से। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति को क्या लगी है? भूख लगी है। और यहाँ क्या पड़ा है? ये भोजन पड़ा है। अब ये व्यक्ति भूख की अपनी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्या है? भोजन को प्राप्त करना है या अपनी भूख को शांत करना इसकी आवश्यकता है। अब इसकी आवश्यकता की कमी में क्या चीज है? भोजन।
अब इस व्यक्ति ने क्या सोचा कि मुझे मेरी भूख को शांत करने के लिए या मेरी आवश्यकता की कमी को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ भोजन तक पहुंचना है। तो इस भोजन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्या करेगा, क्रिया करेगा। और क्रिया करके जब इस भोजन को जब ये प्राप्त कर लेगा तो वो CLLM के अनुसार क्या है, अधिगम कहलाता है। यानी कि उसने अपनी आवश्यकता को पूरा करने की एक क्रिया को समझ लिया। और अब देखिए ये पुनर्बलन क्या होता है। सबसे पहले हमारे सामने ये होता है कि कई बच्चों के प्रश्न ये उठता है दिमाग में कि मोटिवेशन और पुनर्बलन एक चीज है। देखिए मोटिवेशन और पुनर्बलन एक चीज नहीं होते हैं। मोटिवेशन में क्या चीज होती है, देखिए मोटिवेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति को काम शुरू करवाने के लिए या उसको उत्तेजना जागृत करने के लिए हम उसको पुनर्बलन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। और पुनर्बलन में क्या होता है कि पुनर्बलन में कोई व्यक्ति है, उसने कोई काम किया, किसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से। अब मान लीजिए मान लीजिए पिंजरा है, एक ये पिंजरा है। अब इस पुनर्बलन को समझने के लिए इस पिंजरे का सहारा हम लेते हैं। इस पिंजरे में एक ये चूहा बैठा है। अब इस पिंजरे को क्या है कि हमने अलग अलग दीवारें बना दी, इसके अंदर अलग अलग प्रकार ऐसे अलग अलग इसके क्या खाने बना दिए, अलग अलग डिवाइडेशन में कर दिया इस पिंजरे को। अब हर डिवाइडेशन के बाद में एक रोटी का टुकड़ा हमने टांग दिया। पुनर्बलन को समझना है हमें। हर पिंजरे के हर डिवाइडेशन के बाद में हमने एक रोटी का टुकड़ा टांग दिया। अब इस चूहे को क्या लगी है, भूख लगी है। तो ये जो इसके सामने क्या है, अवरोध है इस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए। अब क्या करेगा, इस अवरोध को इसने अपनी आवश्यकता, इस सिद्धांत को भी हम इससे उदाहरण के दौरान समझ सकते हैं। मान लीजिए चूहे को क्या हुई, आवश्यकता हुई। अब किसकी आवश्यकता होगी, इस रोटी के टुकड़े की, क्योंकि इसको भूख लगी है। तो ये चूहा क्या करेगा, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, अनेकों प्रकार की क्या करेगा, क्रियाएं करेगा। और इस अवरोध को पार करके, कैसे भी करके इस अवरोध को पार करके रोटी का टुकड़ा ये हासिल कर लेगा। यानी कि इसको यहां पे क्या मिला, बल मिला। अगर ये चूहा यहां इस अवरोध को पार नहीं कर पाता तो क्या होता, ये यहीं थक कर बैठ जाता, आगे नहीं बढ़ता। अब इसने जब एक अवरोध को पार कर लिया तो इसे रोटी का टुकड़ा यहाँ एक अवरोध को पार करते ही मिल गया। तो इसे क्या मिल गया, बल मिल गया, इसे इसे बल मिल गया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे बल मिला, इसकी एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या, चूहे का गेट है, यानी कि बाहर निकलने का गेट है, यानी पिंजरे से बाहर निकलने का गेट यहाँ पे है। तो देखिए अब इस चूहे को यहाँ पे इसने क्रियाएं की, अनेक प्रकार की, और क्रियाएं करके इसने रोटी का टुकड़ा हासिल किया। इसे यहाँ पे क्या मिला, बल मिला। अब जैसे इसको बल मिला, जैसे इसको बल मिला, बल मिलते ही क्या हुआ, इससे एनर्जी आई इसके अंदर, इसके पास क्या आई, एनर्जी आई। और एनर्जी आते इसने ये दूसरा अवरोध भी पार करने की क्या की, कोशिश की। दूसरा अवरोध भी क्या की, पार करने की कोशिश की। और ये इसे पार कर जाएगा क्योंकि इसे यहाँ पे एनर्जी मिली हुई है। रोटी का टुकड़ा इसने खा लिया तो कुछ भूख इसकी शांत हुई है, कुछ आवश्यकता इसकी पूरी हुई है। तो क्या होगा, इसे ये बल भी ये अवरोध भी क्या है, ये पूरा कर लेगा। और ये अवरोध पूरा करने के बाद ये जब रोटी का टुकड़ा इसे मिलेगा तो ये जो प्रक्रिया होगी यहाँ पे, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्बल कहलाती है। मान लीजिए पुनर्बल की परिभाषा क्या होगी, जब हम कोई क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में वो क्रिया हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती है, तो जिस क्रिया को करने से हमें हमारी आवश्यकता पूर्ण होती है और उस क्रिया के दौरान हम आगे कुछ नया करते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, पुनर्बलन कहलाती है। मान लीजिए इस चूहे के लिए पुनर्बलन क्या था कि जब इसे ये रोटी का टुकड़ा मिला और उसके बाद ये जब रोटी का टुकड़ा मिला, मान लीजिए रोटी का टुकड़ा तो इस अवरोध को पार करने से भी मिला था इसे, परंतु इस अवरोध को पार करने की क्रिया को इसने वहां पे आजमाया था, इस दूसरी क्रिया के अंदर अपनाया, दूसरे अवरोध के अंदर अपनाया। तो दूसरे अवरोध में जब इसने पहली क्रिया को अपनाया तो वो क्रिया को अपनाने का कारण क्या था, उसे यहाँ पे एक बल मिला था और उस बल का यूज इसने दोबारा से किया, यानी कि पुनर्बल किया। पुनर्बल के कारण इसने ये दोबारा यहाँ पे अपना बल लगाया और इसने रोटी का टुकड़ा फिर से हासिल कर लिया उसी क्रिया के दौरान, उसी क्रिया की सहायता से। तो उसे क्या मिला, पुनर्बल मिला। और इस पुनर्बल के कारण क्या होगा, अब मान लीजिए ये रोटी का टुकड़ा इसे मिल जाता और ये अवरोध इसका पार नहीं होता इससे, तो क्या होता है, ये चूहा जो था इसका जो ये बल था, ये इसका मोटिवेशन ज्यादा वो यहाँ खत्म हो जाता।
इसे बल और दोबारा नहीं मिलता। परंतु जब इसने ये पार किया और ये भी पार कर लिया तो इसे क्या, यहां फिर से बल मिला, दोबारा बल मिला तो इसने ये अवरोध भी पार करने की कोशिश की और ये चूहा पिंजरे से बाहर निकल गया। पहले ही अवरोध में अगर ये अवरोध इसका पार नहीं होता तो यहाँ ये थक कर बैठ जाता। मान लीजिए दूसरा अवरोध भी इससे पार नहीं होता, पहला वो कर लिया, दूसरा अगर इससे पार नहीं होता तो क्या होगा, इसे पुनर्बल नहीं मिलता और पुनर्बल नहीं मिलता तो ये चूहा आगे नहीं बढ़ता। मान लीजिए आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे, इस उदाहरण से समझिए, आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में 5 एग्जाम दे चुके पर आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आपका जो मोटिवेशन या जो बल है वो खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है आपकी काम करने की। अब मान लीजिए आपका आरपीएससी में तो नहीं हुआ परंतु आपने कोई और एग्जाम दिया या पुलिस का दिया या कोई पटवार का दिया और आपका उसके अंदर क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया किसी एक के अंदर, तो आपको क्या मिल गया, एक बल या एक एनर्जी मिल गई और फिर से आपने आरपीएससी की तैयारी करना शुरू किया और आप इसमें सिलेक्ट हो गए। तो क्या हुआ, आपको इस बल के यानी कि यहाँ जो आपके बल जो था उसके जो डाउन हुआ था उसके कारण आपको यहाँ पे यहाँ इसकी तैयारी करने में आपका बल क्या हो गया, कमजोर हो गया। और फिर उसके बाद में जब आपने किसी अन्य की तैयारी की, अपनी एनर्जी को यहाँ थोड़ा बहुत लगा के देखा और यहाँ आपको सिलेक्ट हो गया तो आपको यहाँ क्या मिल गया, पुनर्लाभ मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। पुनर्बल मिलते ही आपने इस एग्जाम को भी क्या कर दिया, फाइट कर दिया। तो ये चीज होती है पुनर्बलन। ठीक है, मोटिवेशन तो हम किसी व्यक्ति को ये कि ये व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, निठल्ला बैठा है, इसको मोटिवेट करके हम काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। परंतु पुनर्बलन के अंदर क्या होता है कि हम उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पुनर्बलन के अंदर व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक स्टेप को अगर उसने हासिल किया तो दूसरे स्टेप को तभी हासिल करेगा जब वो स्टेप उसका पूरा होगा। मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड लगे होगे तभी तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे ना। ठीक है, आपको एक चीज मिलेगी, आप जब तक कोई जॉब नहीं लगते हैं तो आपके माइंड में एक प्रेशर बना रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ व्यक्ति क्या है, आईएएस क्लियर कर देता है। आप ये सोचते हैं हमेशा कि एक या टीचर लगा हुआ है या एक जॉब लगा हुआ व्यक्ति और अन्य जॉब भी उसे मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि उसे एक बार क्या हुआ, बल मिला हुआ है, एक पुनर्बल उसे मिला हुआ है। उसने एनर्जी यहाँ पे व्यस्त की थी इसी चीज के ऊपर और इसे जब यहाँ पे ये बल मिला या पुनर्बल मिला तो मान लीजिए इसे यहाँ पे भी इसका जो बल मिला था वो उसने यहाँ यूज किया, आईएएस बन गया। तो ये चीज होती है पुनर्बलन। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। देखिए पुनर्बलन की सिद्धांत की है जो सीएल हल का जो सिद्धांत है, इसकी थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सीएल हल ने क्या कहा, सीएल हल ने कहा कि हर व्यक्ति पर जितने भी संसार में व्यक्ति हैं उनको क्या होती है, आवश्यकता की कमी होती है। और जब व्यक्ति को आवश्यकता की कमी होती है तो व्यक्ति क्या करता है, क्रिया करता है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसको भूख लगी है, अब ये भूख लगी है और इसको यहाँ पे भोजन दिख रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इस भोजन के लिए क्या करेगा, क्रिया करेगा। और जब ये क्रिया करेगा और जब इसे ये भोजन प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, अधिगम होगा, किसके अनुसार, सीएल हल के अनुसार। तो इस प्रकार से इसने ये सिद्धांत दिया था। देखिए अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं, 2 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको सेम एंड सिमिलर कहलाते हैं। पहला तो है ये सीएल हल का सिद्धांत जिसे हम क्या बोलते हैं, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो जिसे हम बोलते हैं। मनोविज्ञान के अंदर अब्राहम मैस्लो ने भी आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखिए ये जो सीएल हल का जो सिद्धांत था, सीएल हल के सिद्धांत के अंदर सीएल हल ने क्या कहा, आवश्यकता ह्रासन यानी कि आवश्यकता की कमी का सिद्धांत। और मैस्लो ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसमें आवश्यकता का सिद्धांत या इसे हम बोलते हैं मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो आवश्यकता का सिद्धांत तो मैस्लो ने भी दिया था। आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, आवश्यकता की कमी का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। दोस्तों ये चीज याद रखना। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, देखिए दोस्तों जब एक व्यक्ति जो है
जब उसे अपनी आवश्यकता, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये हम पढ़ते आए हैं शुरुआत से, बचपन से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि आवश्यकता जो है वो ही आविष्कार करवाती है। यानी कि एक व्यक्ति को जब कोई आवश्यकता होगी किसी भी काम को करने की, मान लीजिए किसी को व्यक्ति को नौकरी चाहिए, नौकरी किस लिए चाहिए, पैसे के लिए, तो उसे जब नौकरी की उसकी क्या है आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, बड़ी से बड़ी परीक्षा की तैयारी करेगा और 15 से 16 घंटे वो पढ़ेगा। ठीक है, क्यों करेगा, किसकी वजह से पढ़ रहा है, ये इस आवश्यकता के कारण। जब इसे ये नौकरी की आवश्यकता ही नहीं होगी तो वो क्यों पढ़ेगा, उसके पास पहले से कोई अच्छी जॉब है तो वो इस नौकरी, इस आरपीएससी की तैयारी या किसी अन्य जॉब की तैयारी वो क्यों करेगा। तो ये होती है आवश्यकता की का कारण व्यक्ति क्या करता है, अनेकों प्रकार की क्रियाएं करता है और क्रियाएं करने के बाद में उस क्रिया से वो क्या करता है, अधिगम प्राप्त करता है, जब उसकी आवश्यकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है या आवश्यकता में कमी हो जाती है। तो ये था पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जो हमारा सेकंड सिद्धांत जो है आज, वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत को देखने वाले व्यक्ति कौन थे। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दोस्तों इवान पी पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव ये क्या थे, ये रूसी शास्त्री थे, रूस के क्या थे, शरीर शास्त्री थे, रूस के क्या थे, शरीर शास्त्री थे। और इन्हें 1904 के अंदर, इवान पी पावलोव को 1904 के अंदर एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार इसे किस लिए दिया गया था, पाचन क्रिया के बारे में अध्ययन करने के लिए। किस बारे में, पाचन क्रिया के अध्ययन के लिए। देखिए इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एक व्यक्ति, एक कुत्ते के अंदर कितनी लार बनती है और कितने टाइम में, कितने समय में बनती है। इसलिए इन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर क्या किया, कुत्ते की पाचन क्रिया के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए इनको 1904 में क्या गया, एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये याद रखना, ये रूस के क्या थे, शरीर शास्त्री थे इवान पी पावलोव। ठीक है, ये बात ये। और इन्हें अनुबंधन का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। अनुबंधन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। दोस्तों इवान पी पावलोव के लिए आपको ये कुछ बातें याद रखनी है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पी पावलोव ने दिया था। इन्हें रूस का शरीर शास्त्री कहा जाता है। रूस का शरीर शास्त्री के साथ साथ इनको 1904 में अपने इस पाचन क्रिया के सिद्धांत के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर क्या किया था, शोध किया था। इसलिए इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्हें अनुबंधन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब बात आती है कि क्रिया प्रस्तुत का जो ये सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंदर इवान पी पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने क्या थ्योरी दी, पावलोव ने इस सिद्धांत के अंदर एक कुत्ते का प्रयोग किया। अपने एक कुत्ते के ऊपर इसने प्रयोग किया। इसने अनुबंधन को बनाना सिखाया कि अनुबंधन किस प्रकार से बनता है। इसने असल में अनुबंधन की क्या की, एक थ्योरी को समझाया कि हम किसी भी चीज के साथ में अनुबंधन किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं। तो उस थ्योरी को समझते हैं। देखिए इसके पास क्या था, एक भूखा कुत्ता था, एक क्या था, कुत्ता था। अब इस कुत्ते को इसने बंद कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया। सबसे पहले तो इसने क्या किया था, एक कुत्ते को है ना, सबसे पहले इसने पाचन क्रिया के ऊपर शोध करने के लिए इसने कुत्ते को लिया। अब इस कुत्ते को इसने क्या किया, एक रस्सी से इसे बांध दिया और इसके गले के अंदर यहाँ ऑपरेशन करके एक पाइप को इसे एक ऐसे एक बर्तन के, एक जार के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, अब इस जार के अंदर क्या थे, पॉइंट्स थे अलग अलग। तो जैसे ही कुत्ते की लार क्या होती है, भूख लगने पर, जब जैसे नॉर्मल जब कुत्ता होता है, जैसे भूख नहीं लगी है, तो इसकी लार क्या थी, यहां तक थी, 2 ml मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कुत्ते की भूख लगी है, कुत्ते की लार में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इस शोध को समझाया कि जब कुत्ते को भूख लगती है तो उसकी लार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इस
शोध को समझाने के लिए इसने ये प्रयोग किया। अब इसने जो अपना सिद्धांत दिया था अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसे इसने 3 चरणों में समझाया। कितने चरणों में? 3 चरणों में समझाया। सबसे पहले तो इसने क्या किया, कुत्ता था, एक कुत्ता था जिसके सामने क्या रखा, भोजन रखा। कुत्ते के सामने क्या रखा, भोजन रखा। और भोजन जब कुत्ते के सामने गया तो कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाई। कुत्ते ने क्या की, लार टपकाई। अब ये लार जब उसे प्राप्त हुई या लार जब टपकाई तो क्या, किस वजह से, वो भोजन की वजह से। तो ये क्रिया क्या थी, आप किसी भी कुत्ते के सामने भोजन लेके आओगे तो वो लार तो पैदा करेगा अपने मुंह के अंदर। तो क्यों करेगा, क्योंकि इसकी क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नॉर्मल सी स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो अनकंडीशनल प्रक्रिया है, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। क्यों, क्योंकि भोजन से लार पैदा होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अब देखिए इसने जब अपने पहले चरण के अंदर ऐसा किया, यानी कि इसने सबसे पहले क्या किया, भोजन दिया और लार प्राप्त हुई, लार निकली कुत्ते के मुंह से। अब दूसरा जो चरण था, उस चरण के अंदर इसने सबसे पहले क्या किया, दरवाजे की घंटी को बजाया और फिर इसने भोजन दिया और कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। ठीक है, ये दूसरा चरण था। अब इसने क्या किया, भोजन देने से पहले इसने क्या किया, घंटी को बजाया। इवान पी पावलोव ने क्या किया कि भोजन को देने से पहले इसने घंटी को बजाना शुरू किया और इसने लार दी। अब इस प्रक्रिया को इसने क्या बार बार दोहराई और एक समय में जाकर इसने क्या किया, सिर्फ घंटी को बजाया और कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। इस प्रकार से इसने अपने सिद्धांत को पूरा किया। देखिए सबसे पहले चरण के अंदर इसने भोजन को दिया, भोजन देकर इसे लार प्राप्त हुई। अब दूसरे चरण में इसने भोजन के साथ में क्या कर दिया, घंटी को बजाना शुरू कर दिया और कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकलती है। फिर इसने तीसरे चरण में इस भोजन से पहले घंटी नहीं, सिर्फ ओनली घंटी बजाई और लार निकलना शुरू हुई। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुबंधन की प्रक्रिया। यानी कि हमें अनुबंधन किसके साथ करवाना था, इस घंटी के साथ। यानी कि इसकी थ्योरी के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि हमें जिस चीज के साथ अनुबंधन कराना होता है उस चीज को हमें पहले पेश करना होता है या पहले लेकर आना होता है। यानी कि हमें भोजन के साथ में अनुबंधन नहीं करा, क्योंकि भोजन के साथ में तो अनुबंधन है ही। अगर भोजन सामने आएगा तो लार निकलेगी, अनुबंधन है ही। परंतु हमें अनुबंधन किसके साथ कराना था, घंटी के साथ कराना था। तो घंटी के साथ में हमें अनुबंधन कराना था, तो घंटी हमें हमेशा भोजन से पहले रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज, ये थ्योरी थी इसकी जो थ्योरी थी वो 3 चरणों में पूरी होती। अब इस थ्योरी को समझने के लिए प्रश्न यहां से नहीं आएगा, प्रश्न कहां से आएगा वो आप देखिए सबसे पहले इसने भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि एक उद्दीपक है। ये भोजन क्या है, उद्दीपक है, और लार क्या है, इसकी क्रिया है या अनुक्रिया है। उद्दीपक को क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। अब भोजन क्या अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक को हम क्या कहेंगे, यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या निकलेगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या निकली, अस्वाभाविक अनुक्रिया। ये था पहला चरण। अब बात आती है दूसरे चरण की। अब इसने क्या किया, ये क्या था, यूसीएस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, और ये क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक, यानी इसने कंडीशनल लगा दी यहां पे। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स प्लस इसने यूसीएस, फिर इससे क्या मिला, यूसीआर, यानी कि एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इसे प्राप्त हुआ। अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या मिला, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मिला। यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्टिमुलस क्या है, भोजन है, और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है उसका। ठीक है, अब बात करती है दूसरे चरण के अंदर। तो दूसरे चरण में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, भोजन है। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या आएगी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि उसकी लार निकलेगी। अब इसने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में एक कंडीशनल स्टिमुलस क्या जोड़ दिया, घंटी जोड़ दी। उसने एक कंडीशन को वहां पे पैदा कर दिया, एक घंटी को वहां जोड़ दिया। दूसरे चरण के अंदर इसने सीएस, यूसीएस और फिर इसने यूसीआर इसे प्राप्त हुई।
अब इस दूसरे चरण को इसने बार बार दोहराया, यानी कि तब तक दोहराया जब इसके तीसरे चरण में ये प्रक्रिया नहीं हुई। क्या नहीं हुई? CS होने पर CR प्राप्त होना। यानी कि अब इसने तीसरे चरण में क्या किया, अपने इस UCS को हटा दिया और अपने यहां कंडीशनल यानी कि घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार आना, ये क्या हो गया, इस घंटी के साथ में एक अनुबंधन हो गया कुत्ते का। इवान पी पावलोव क्या करता था, रूम के बाहर सबसे पहले दिन तो उसने क्या किया, रूम का गेट खोला और उसे भोजन दे दिया, भरपेट उसे भोजन दे दिया। उसने भरपेट खाना खाया कुत्ते ने और कुत्ता शांत हो गया। दूसरे दिन इसने क्या किया, सबसे पहले गेट के डोरबेल को बजाया और डोरबेल बजाकर, अब देखिए इस प्रक्रिया, देखो CS डोरबेल घंटी और भोजन के बीच में इवान पी पावलोव ने क्या बताया, एक आदर्श समय बताया। उस समय का समय कितना होता है, 3 से, देखिए आप घंटी बजा रहे हो और उसके 1 घंटे बाद में अगर खाना दे रहे हो तो कुत्ते के मुंह से कोई भी घंटी से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी कि उसका अनुबंधन उस घंटी के साथ में नहीं बनेगा। आपको जिस चीज के साथ में अगर अनुबंधन करना है उस चीज को, देखिए आपको जब CS और UCS, CS का अगर अनुबंधन करवाना है इस UCR के CR के रेस्पॉन्स के साथ में, तो आपको ये आदर्श समय का ध्यान रखना। आपको घंटी बजाने के 3 से 5 सेकंड के बाद में इसको भोजन देना होगा, और भोजन भी इतना कि वो उसके ऊपर प्रभाव डाले, उसकी भूख शांत करे, तब उसका रेस्पॉन्स आएगा उस कुत्ते का। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मतलब ये 3 चरणों के अंदर सबसे पहले उसने क्या किया, भोजन दिया, कुत्ते के मुंह से लार आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, अस्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उसके बाद में क्या हुआ, जब उसको अगले ही दिन उसने सबसे पहले डोरबेल को बजाया, डोरबेल को बजाने के बाद में उसने अपना 3 से 5 सेकंड के बाद में उसे भोजन दिया, तो कुत्ते के सामने एक पहली क्रिया हुई, किसकी, कंडीशनल स्टिमुलस की। कंडीशनल स्टिमुलस क्या कहलाता है, घंटी कहलाई। और उसने क्या किया, UCR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया, भोजन को देखकर, घंटी को देखकर नहीं किया, पहले ही दिन। जब ये क्रिया घंटी बजाकर भोजन देना, घंटी बजाकर भोजन देना, ये क्रिया जब उसकी बार बार उसने दोहराना शुरू किया, काफी दिन तक करने के बाद में एक समय ऐसा आया जब कुत्ता घंटी की आवाज सुनते ही क्या करता है, मुंह से लार टपकाना शुरू कर देता है। तो अब उसका क्या हो चुका है, उस घंटी के साथ में क्या हो गया, एक अनुबंधन या एक बॉन्डिंग बन गया। देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है, एक घर के अंदर एक बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या है, दिन भर क्या देखता है, टीवी देखता है, ठीक है। शाम को इसके फादर आते हैं, गेट के ऊपर आके अपने बाइक का हॉर्न बजाते हैं, और ये कुत्ता क्या, ये बच्चा जो है वो टीवी देखना नहीं छोड़ता, और पिता आके इसको पीट देते हैं। रोजाना का यही काम होता है इसका। अब क्या हुआ, ये जो था, इसके जो पिता जो थे वो क्या थे, UCS थे, अनकंडीशनल स्टिमुलस थे इसके लिए। और ये जो हॉर्न था, अब बाइक का जब हॉर्न था, इसने क्या किया, पिता ने हमेशा इसको सतर्क करने के लिए बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया गेट के ऊपर ही। तो बाइक का हॉर्न क्या था, CS कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। अब इस बच्चे के जब इसके सामने बार बार इसी प्रक्रिया, ये पहले दिन तो इसको इसने इसे लगा कि बाहर कोई बाइक वाला होगा, वो हॉर्न बजा रहा होगा, दूसरे दिन भी ऐसा ही लगा, तीसरे दिन भी ऐसा ही लगा, चौथे दिन भी। पर इसके क्या हुआ, जब इसको हॉर्न बजता और उसके बाद में इसको आके यहाँ पे पिटाई होती, तो ये बच्चा क्या, एक दिन ऐसा आया जब इसने घंटे के साथ में क्या कर लिया, अपना अनुबंधन कर लिया। जैसे ही इसने घंटे की आवाज सुनी, इसने टीवी बंद करके ये पढ़ने लग गया। तो क्या हो गया, इसका अनुबंधन बन गया, इस किसके साथ में, इस बाइक की घंटी के साथ में। इसे पता लगे कि पापा आ चुके हैं, मुझे पिटाई मेरी करेंगे। तो इस प्रकार से उसका क्या है, अनुबंधन बन जाता है। यानी कि इसने क्या किया, इसने इसे बाइक की आवाज नहीं पहचाना है, इसने घंटी की आवाज को पहचान लिया कि घंटी जैसे ही बजेगी तो क्या होगा, पिता आएंगे, फादर आएंगे और वो मुझे पिटाई करेंगे, मैं टीवी देख रहा हूं। तो इसने टीवी झट से बंद किया और अपनी किताब उठा के पढ़ने लगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक क्रिया के साथ में क्या हो जाता है, हमारा अनुबंधन हो जाता है। तो इसी सिद्धांत को इसने इस प्रकार से समझाया। देखिए इस सिद्धांत के अंदर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि प्रश्न यहां से आता है। सबसे पहले UCS
के बाद में क्या हुआ, यूसीआर प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर सीएस प्लस यूसीएस, तो क्या हुआ, यूसीआर प्राप्त हुआ। ये क्रिया बार बार दोहराने के बाद में क्या हुआ, एक समय आया जब सीएस से हमें सीआर प्राप्त होने लगा। जब हमें देखिए ये क्या है, कृत्रिम, क्या है ये क्या है कि कृत्रिम उद्दीपक, यानी कि देखिए ये क्या है, एक प्राकृतिक है। देखिए भोजन एक प्राकृतिक चीज है। प्रकृति के अंदर जब हमें किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को जब भूख लगती है तो क्या होगा, स्वाभाविक सी क्रिया करेगा। जैसे कुत्ते को भूख लगी तो उसने एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया की, मुंह से लार का आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया। भूख लगेगी, भोजन देखेगा तो कुत्ते के मुंह से लार तो आएगी, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया। प्राकृतिक उद्दीपक से इसने क्या किया, प्राकृतिक अनुक्रिया की। अब इसके सामने क्या किया, कृत्रिम, प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में इसने कृत्रिम उद्दीपक को भी जोड़ दिया। हिंदी में समझने वालों के लिए प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में इसने क्या जोड़ दिया, कृत्रिम उद्दीपक को भी जोड़ दिया। और इन दोनों के जुड़ने से क्या हुआ, हमें प्राकृतिक रेस्पॉन्स या प्राकृतिक अनुक्रिया प्राप्त हुई। और जब इस चीज को बार बार किया गया तो क्या हुआ, एक समय आया जब इसका कृत्रिम उद्दीपक से हमें कृत्रिम क्या मिला, लार मिली या अनुक्रिया मिली। क्योंकि जब उसका अनुबंधन होगा, देखिए हमेशा क्या होता है, जब प्राकृतिक चीज के साथ में जब प्राकृतिक अनुक्रिया होगी और कृत्रिम के साथ में हमेशा कृत्रिम अनुक्रिया होगी, कभी भी प्राकृतिक नहीं हो सकती। तो क्या होगा, सीएस से हमें क्या होगा, सीआर प्राप्त होगी, यूसीआर नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि यहां भोजन नहीं है, उसने पहले घंटी को बजाया और घंटी बजाते ही इसके क्या हुआ, लार निकलने लगी। भोजन को नहीं देखा इसने, तो क्या होगा, इसके साथ एक बॉन्डिंग या एक अनुबंधन बन गया। तो ये प्रक्रिया थी इसके सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अंदर आपको ये चीज याद रखना है, इनके जो 3 चरण है, प्रश्न यहां से आता है, अच्छे से आता है, ध्यान रखना इन चीजों को समझना और भूलना मत। ठीक है, देखिए इसमें छोटी सी बात है कि सबसे पहले यूसीएस प्लस यूसीआर, ठीक है, फिर सीएस प्लस यूसीएस और यूसीआर, फिर सीएस बराबर सीआर, क्या होगा, भोजन, लार, घंटी, भोजन और लार। यहां पे क्या है, घंटी प्लस क्या होगी, लार, ये याद रखना। अब बात आती है अनुबंधन की कुछ शर्तें होती है दोस्तों। अनुबंध, जब इवान पी पावलोव ने जब अपना सिद्धांत दिया, तो उसने कुछ अनुबंधन की शर्तों को बताया और उन अनुबंधन की शर्तों के अंदर इसने क्या कहा, देखिए अनुबंधन की कुछ शर्तें होती है। इन अनुबंधन की शर्तों में जो पहली जो शर्त होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। मैंने आपको अभी अभी बताया कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। निश्चित क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। निश्चित क्रम का मतलब जब आप यूसीएस यानी कि यहां आप क्या करते हो, सीएस देते हो, अनुबंधन आपको किसके साथ कराना है, सीएस के साथ में यानी कि घंटी के साथ में, और यूसीएस देते हो इसके बाद, फिर क्या निकलता है यूसीआर। देखिए यहां क्या हुआ, घंटी, यहां क्या हुआ, भोजन, और भोजन से हमें क्या प्राप्त हुई, लार प्राप्त हुई। तो दोस्तों देखिए यहां जो घंटी और जो भोजन के बीच का जो समय होता है वो 3 से 5 सेकंड का रखा है। किसके अनुसार, अपनी शर्त के अंदर इवान पी पावलोव ने रखा कि 3 से 5 सेकंड का समय होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने घंटी बजाई 1 घंटे पहले और भोजन दिया 1 घंटे के बाद में, तो क्या होगा, कोई अनुबंधन नहीं बनेगा, कुत्ता कोई लार प्रकट नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स वो नहीं करेगा। इसका अनुबंधन घंटे के साथ में कभी नहीं होगा अगर आपने इसके बीच में ज्यादा समय दिया। एक निश्चित क्रम होना चाहिए, घंटी बजी, घंटी बजने के 3 सेकंड के बाद में हमने भोजन दे दिया तो क्या होगा, उसका एक अनुबंधन इस चीज के साथ में बन जाएगा। अब मान लीजिए हॉर्न बजता है 12 बजे, पापा आते हैं 3 बजे,
क्या उसे डर लगेगा बच्चे को? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि उस हॉर्न के साथ में कोई अनुबंधन ही नहीं बनेगा। उसे पता है कि आना तो 3 बजे ही हमको। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्रम होना चाहिए यूसीएस और सीएस का। ठीक है, ये बात आई समझ में। इसका आदर्श समय ये याद रखना है, ये प्रश्न में पूछा गया है 1-2 बार कि 3 से 5 सेकंड का होता है। उसके बाद यूसीएस और सीएस से, यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावी होना चाहिए। क्यों? देखिए, जब आप कुत्ते को भोजन दे रहे हैं तो क्या होगा? मुंह से लार निकलेगी। ठीक है, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में क्या है? घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, कुत्ते के मुंह से क्या आई? लार आई। ठीक है, दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में घंटी बजी, कुत्ते के मुंह से लार का आना, तीसरी क्रिया। अब यहां आपने घंटी बजाई और भोजन इतना सा दिया कि उसके कंठ तक नहीं पहुंचा, उसकी भूख ही नहीं शांत हुई, तो क्या कोई अनुक्रिया करेगा कुत्ता? इसलिए कहा गया है कि जब ये जो सीएस है, इस सीएस, घंटी तो आप बहुत जोर से बजा रहे हो, बार बार घंटी, 3-4 बार आपने घंटी बजाई और भोजन दिया उतना कि उसके कंठ तक नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? कोई अनुक्रिया नहीं करेगा, वो कोई अनुबंधन ही नहीं होगा। घंटी अगर जोर से बजा रहे तो भोजन भी आप उतना दो कि कुत्ता भरपेट भोजन कर पाए, तो क्या होगा कि ये जो यूसीएस है, ये इस सीएस से क्या होना चाहिए? घंटी से आप एक बार बजा दो, परंतु भोजन जो है उसे वो उसको अच्छा खासा दो, इसे इतना दो कि वो भरपेट खाना खा सके। तो यूसीएस जो है वो सीएस से क्या होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए आपका। ठीक है, कि उसकी आवश्यकता को पूरा करता हो वो। अब देखिए तीसरी जो शर्त है, कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। बाह्य अवरोध का मतलब कि जब आप घंटी बजा रहे हो और भोजन दे रहे हो और कुत्ते के मुंह से क्या आ रही है? लार आ रही है। घंटी बजाते समय कोई अन्य घंटी नहीं बजनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा आया, छोटा बच्चा है, उसने साइकिल की घंटी को बजा दिया आपकी घंटी के साथ में, या जब आपने घंटी बजाई तो ट्रेन की आवाज आ गई, कोई ट्रेन के हॉर्न की आवाज या कोई गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ जाती है, तो बीच में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। जब आप किसी चीज के साथ में अनुबंधन बना रहे हो तो कोई अवरोध नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ऐसा नहीं हो कि आप जब घंटी बजा रहे हो उस समय कोई और आवाजें भी आती हो आसपास, तो इस प्रकार से कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। ये क्या है? इवान पावलोव की शर्त है। उसके अनुसार अनुबंधन की दशाएं क्या होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। अनुबंधन की क्या होनी चाहिए? दशाएं, अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। अनुबंधन की दशाएं क्या होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि कुत्ता क्या है? वो सामान्य होना चाहिए, उसे भूख लगी हुई होनी चाहिए, कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, जो अनुबंधन के समय जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए कि आप अनुबंधन करवा सको। तो ये क्या थी? कुछ हमारी शर्तें थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुबंधन के नियमों की। ये तो क्या थी? शर्तें थी। अब अनुबंधन के कुछ नियम होते हैं। देखिए, अनुबंधन के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। अनुबंधन के क्या होते हैं दोस्तों? कुछ नियम होते हैं। देखिए, पहला जो नियम होता है वो है उत्तेजना। पहला जो नियम है वो है उत्तेजना। देखिए, उत्तेजना का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव करना किसी चीज के लिए, कोई भी अनुक्रिया के लिए किसी को अग्रेसिव करना। मान लीजिए आपने उसे क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया? यूसीएस दिया और क्या निकली? यूसीआर निकली। आपने इसके साथ में सीएस को जोड़ा प्लस उसके साथ में यूसीएस को दिया, तो क्या निकली? यूसीआर निकली। अब ये जो क्रिया है
ये क्रिया जब आप एक बार करके, एक ही बार किया आपने, पहले दिन ये किया, दूसरे दिन आपने ये किया, तीसरे दिन आपने सीआर प्रस्तुत किया, सीएस प्रस्तुत किया और आपने सीआर की उम्मीद की, तो दोस्तों कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने कोई उत्तेजना ही नहीं जगी है। उत्तेजना कब जगेगी? जब ये चीज क्रिया आप क्या करोगे, बार बार करोगे, यानी कि ये चीज बार बार करोगे, यहाँ पे बार बार ये चीजें की जाएगी, कम से कम 15, 20, 25 दिन, महीने तक। आप जब इस क्रिया को बार बार करोगे तो क्या होगा, एक समय आएगा जब उसके सामने एक उत्तेजना अग्रेसिव पैदा हो जाएगी। तो उत्तेजना जब जैसी पैदा हुई तो वो सीआर से क्या लेने लग जाएगा, आपको सीआर देने लग जाएगा। उत्तेजना का मतलब क्या है, देखिए, जब आप किसी को मोटिवेशन करने का अर्थ क्या होता है, किसी के मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, किसी के अंदर उत्तेजना प्रकट करना, किसी के अंदर क्या करना, उत्तेजना प्रकट करना। मान लीजिए आप जब मोटिवेशन स्पीच को सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस समय आपको ये लगता है कि अभी हम ये चीज कर पाए, कर जाएं जल्दी से जल्दी। जब आप 3 इडियट मूवी को देखते हैं दोस्तों, जब आप 3 इडियट मूवी को देखते हैं और देखने के जस्ट बाद में जब मूवी खत्म होती है तो आपके सामने ऐसी एनर्जी आपके अंदर बन जाती है, कि ऐसी उत्तेजना बन जाती है कि आपको ये लगता है कि अभी हम तो सब कुछ कर जाएं बस फटाफट। तो वो एक उत्तेजना होती है और वो उत्तेजना एक समय में जाके क्या हो जाती है, विलोप भी हो जाती है। परंतु एक बार आपको क्या है, उत्तेजना प्रकट करनी है। उत्तेजना प्रकट करने के बाद में आपको उसी टाइम अगर कोई काम करवाया जाए तो आप वो काम कर जाओगे। तो इस प्रकार से इवान पी पावलोव ने क्या कहा अपने नियम के अंदर, कि किसी भी अनुबंधन को बनाने से पहले हमें उस अनुबंधन के प्रति क्या करनी चाहिए, उत्तेजना प्रकट करनी चाहिए, और बिना उत्तेजना के वो चीज नहीं प्राप्त होगी। अब बात आती है दूसरे नियम की, वो आती है विलोपन। विलोपन, देखिए विलोपन का अर्थ क्या होता है, जब आप मान लीजिए यूसीएस दे रहे हो और क्या मिल रहा है आपको, यूसीआर मिल रहा है, ठीक है। फिर आपने सीएस को जोड़ा प्लस यूसीएस दिया और आपको क्या प्राप्त हुआ, यूसीआर प्राप्त हुआ। फिर आपने ये क्रिया बार बार दोहराई और एक समय आया जब इसका सीएस से सीआर प्राप्त होने लगा। फिर आपने दोबारा अगले दिन घंटी बजाई, लार प्राप्त हुई, फिर घंटी बजाई, लार प्राप्त हुई। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहेगा। पर दोस्तों क्या ऐसा हमेशा के लिए बना रहेगा? नहीं, ऐसा हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। एक समय आएगा जब क्या होगा, ये प्रक्रिया घंटी आप बजाओगे और कुत्ते के मुंह से कोई लार नहीं निकलेगी, कोई लार नहीं निकलेगी। क्या हुआ, अब विलोपन की जो परिभाषा क्या बनती है, जब आप किसी भी क्रिया के साथ में अनुबंधन करवा देते हैं और उस अनुबंधन को करवाने के बाद में एक समय ऐसा आता है जो वो क्रिया नहीं हो पाती, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, विलोपन कहलाती है। ठीक है, अब इसके विलोपन का समय क्या था, ये जब इसने घंटे बजाई और इसने कोई लार उत्पन्न नहीं की तो ये क्या था, विलोपन था। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, ये अनुबंधन हो चुका था। ये अनुबंधन के बाद में जो दूसरी प्रक्रिया, जब काफी समय के बाद में एक समय आता है जब ऐसा होता है कि जब घंटे बजाने में भी लार नहीं आती, तो क्या हो गया, वो विलोपन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या होता है, पुनर्लाभ। अब ये क्या हुआ, यहां विलोपन हो गया कि आपने घंटी बजाई और कोई लार नहीं आई। जब ऐसा होता गया, बार बार ऐसा होता गया और एक समय आया जब आपने घंटी को बजाया और उसने लार को फिर से उत्पन्न कर दिया, फिर से लार आने लगी घंटी से, तो क्या हो गया, वो पुनर्लाभ कहलाता है। देखिए, सबसे पहले उत्तेजना होती है और उत्तेजना के बाद में एक समय आता है जब विलोपन होता है, यानी कि घंटी से लार, जिस चीज के साथ हमने अनुबंधन कराया है उस चीज से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, विलोपन कहलाती है। और जब विलोपन होने के बाद में जब अचानक से वो चीज होने लग जाती है, दोबारा वही अनुक्रिया अनुबंधन के साथ होने लग जाती है, तो क्या होगा, वो पुनर्लाभ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या आएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए मान लीजिए जिस कुत्ते के साथ में आपने क्या किया, अनुबंधन कराया था घंटी का। अब वो कुत्ता, जब आपने उसको फ्री छोड़ा और जब कुत्ता घर से बाहर निकला तो उसने कुछ साइकिल की घंटी की आवाज सुनी और मुंह से लार टपकाना शुरू कर दिया उसने, तो उद्दीपक सामान्यीकरण की प्रक्रिया, यानी कि उसने अपने उद्दीपक से मिलते जुलते किसी अन्य उद्दीपक से भी
अनुक्रिया करनी शुरू कर दी तो वो उद्दीपक सामान्यकरण कहलाता है। यानी कि घंटी पहले आप डोरबेल बजा रहे थे, परंतु अब उसने साइकिल, जब वो घर से बाहर निकला तो अपने उद्दीपक से मिलती जुलती को साइकिल की घंटी को सुना और उसने ला टपकाना शुरू कर दिया तो वो उद्दीपक सामान्यकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण का मतलब अपने उद्दीपक को छोड़कर अन्य उद्दीपक से मिलते जुलते चीजों के उद्दीपक के साथ में उसने जो विभेद या भेद करना सीख गया। मान लीजिए आपने उसको जब घर से बाहर छोड़ा, उसने साइकिल, पहले तो उसने क्या किया, साइकिल की घंटी को सुनते ही क्या किया, ला टपकाना शुरू कर दिया। अब उसने साइकिल की घंटी को सुना और ला टपकाना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसे अपने उद्दीपक के प्रति क्या उसने अपना भेद कर लिया कि साइकिल की घंटी से नहीं, ये डोरबेल की घंटी से होगा। ऐसा उसने अगर कोई भेद कर लिया, आवाज से, अगर आवाज के अंदर कोई भेद कर लिया तो वो चीज क्या कहलाती है, उद्दीपक विभेदीकरण कहलाती है। छठा क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका नियम जो है वो है बाह्य अवरोध। छठा क्या है, बाह्य अवरोध। बाह्य अवरोध, बाह्य अवरोध को मैंने समझाया कि कोई भी बाह्य अवरोध नहीं होने चाहिए, स्थितियां एकदम अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घंटी बजा रहे हो और उस समय कोई ट्रेन की या कोई गाड़ी की या किसी बस की आवाज आपको वहां उस घंटी के बीच में अगर सुनाई दे रही है तो ऐसा कोई भी अनुबंधन उसके साथ नहीं होगा। और सातवां जो होता है वो होता है कालिक क्रम। कालिक क्रम, कालिक क्रम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हर चीज का एक क्रम होता है। सबसे पहले आपने यूसीएस को दिया, यूसीआर प्राप्त हुआ, फिर आपने सीएस को दिया और फिर सीएस के साथ में आपने यूसीएस को दिया और यूसीआर प्राप्त किया और फिर सीएस को दिया। ये चीज क्रिया आपने बार बार दोहराई तो फिर आपको ये मिला। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे यूसीएस को दिया और फिर आपने यहाँ पे सीएस को दबाया या पहले भोजन दे दिया फिर घंटी बजाना शुरू कर दिया, तो इस प्रकार से अनुबंधन नहीं होता। अनुबंधन का एक समय होता है, सीएस और यूसीएस के बीच में 3 से 5 सेकंड का आदर्श समय इवान पी पावलोव ने बताया था। उसी समय के अनुसार अगर आप भोजन और घंटी को बजाते हो और भोजन देते हो तो क्या होगा, कोई कुत्ते के बीच में क्या होगा, अनुबंधन होगा। इस प्रकार से एक इवान पी पावलोव ने अपने सिद्धांत दिया दोस्तों, जिसके अंदर उसने बताया। अब इस चीज को आसानी से एक बार और समझ लीजिए, ये तो इसके नियम थे। अब इन नियमों के अनुसार इस चीज को और समझिए कि सबसे पहले उसने भोजन को दिया। देखिए सबसे पहले उसने भोजन को दिया, तो भोजन क्या था दोस्तों, यूसीएस, ठीक है। और यूसीएस यानी कि भोजन से एक लार का आना क्या है, यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या मिला, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मिला। ये तो थी पहली क्रिया। अब दूसरी क्रिया क्या होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे उसने घंटी को बजाया, घंटी के साथ में उसने जब भोजन दिया और जब भोजन दिया तो क्या निकली, लार निकली मुंह से। यानी कि ये घंटी क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है, यानी कि ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस को मिलाया और आपको क्या मिला, यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ। तीसरा जो चरण था दोस्तों, देखिए उस चरण के अंदर जो दूसरे चरण को इसने बार बार दोहराया, बार बार क्या किया, बार बार दोहराया, बार बार दोहराया। तो दोहराने से क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब इसने कंडीशनल स्टिमुलस को प्रस्तुत किया और इसे क्या मिला, कंडीशनल रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ। यानी कि उसे घंटी को बजाया और घंटी बजाते ही उसे क्या मिला, लार प्राप्त हुई। तो क्या हुआ, अब इसका घंटी के साथ में क्या हो गया है, अनुबंधन हो गया है। क्या हो गया, घंटी के साथ में अनुबंधन, और अनुबंधन से उसने क्या कर दिया, क्रिया को करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत इवान पी पावलोव अपने सिद्धांत के अंदर ये थ्योरी को समझाता है। तो दोस्तों यहाँ अपने आज 2 सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास के अंदर हम आगे जो जितने भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी अगली वीडियोस के बारे में भी क्या है, पहले से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।